हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्या कर सकते हैं, सभी का मूड ऑफ हो जाता है अगर टाइम पर क्लास ना लगे तो। देखिए ऑनलाइन क्लासेस है, टेक्निकल दिक्कत आना, सिस्टम सेट करने में एक क्लास होने के बाद में दूसरी क्लास सेट करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपके अंदर भी धीरज होना चाहिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टाइम का है जो आपके साथ कोऑपरेट हम बिल्कुल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अपने चर्चा की ओर बढ़ते हैं। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी की बात हम कर रहे थे। स्वाभाविक है ऐसे कामों में थोड़ी लेट आना। क्या सभी स्टूडेंट आप पहुंच पाते हो? कई बार आपके भी काम हो जाता है। मेरे तो टेक्निकल दिक्कत आ रही है, कम से कम आधी घंटा से मैं पूर्व में यहाँ पे बैठी हूँ। सिस्टम सेट करने में सर की क्लास में भी दिक्कत आ रही थी, लाइटिंग वगैरह सेट की है हमने, टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। तो अपने चर्चा कर रहे हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर की, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको जो ग्लैंड्स पढ़ाई है वो कौन कौन सी ग्लैंड्स हमने पढ़ी। हमने पीयूष ग्रंथि का जिक्र कर लिया, हाइपोथैलेमस का जिक्र किया, हमने पीयूष ग्रंथि का जिक्र किया, हाइपोथैलेमस का जिक्र किया हमने, पीयूष ग्रंथि का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का जिक्र किया, और हमने पीनियल ग्लैंड का जिक्र, ग्रंथि का जिक्र किया। उसके साथ हमने फिर थायराइड ग्लैंड का जिक्र किया। फिर हमने जो ग्लैंड पढ़ी वो कौन सी पढ़ी? पैराथायराइड पढ़ी। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में हमने चर्चा जो है इस चैप्टर में की। उसके बाद में हमने जो छठी ग्लैंड शुरू की थी वो कौन सी ग्लैंड थी? वो थी लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, अगर हिंदी में कहेंगे तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं, अगर इंग्लिश में बात करें तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो है इस तरह के नाम जो है इन ग्रंथियों के रहते हैं, इन पर चर्चा हमने की है। जल्दी जल्दी लिंक सेंड कर दीजिएगा। मैंने कल आपको कहा था ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट को जोड़े। टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे साथ हुई, लेकिन आपको मैंने एक काम बोला था स्टूडेंट जोड़ने का, लिंक सेंड करने का, क्या आपने किया? कम से कम अपनी ओर थोड़ा ध्यान दें और स्टूडेंट्स को लेकर आए, अपने लिंक को सेंड करें, सबका भला हो। मैंने पहले भी आपको बताया था। चर्चा की ओर बढ़ेंगे अपने। हाँ जी मैम, गगन वर्मा, बिल्कुल। तो चलिए चर्चा करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। बिल्कुल आप क्लियर हो, हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्लैंड है जो सभी ग्लैंड्स पर क्या रखती है? कंट्रोल रखती है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो भाग रखती है, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा कौन सा रखती है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। पीनियल ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है? मेलेनोसाइट्स का सिक्रेशन करती है। और मेलेनोसाइट क्या करता है? मेलेनोसाइट जो है हमारे शरीर में यौवनावस्था, एडोलसेंस जब आनी है, उसके कैरेक्टर्स जो आने हैं उनका जो क्या करता है? मेलेटोनिन जो पीनियल ग्रंथि के द्वारा सिक्रिट होता है वो उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन सा सिक्रिट किया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रिट किया जाता है। और पैराथायराइड, मैं सामने नाम लिख दूं एक बार ताकि आपका क्लियर हो जाए। थायरोक्सिन, पैराथायराइड के द्वारा कौन सा? पैराथार्मोन, PTTH, पैराथार्मोन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलाटोनिन का सिक्रेशन जो है वो किया जाता है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कई तरह के हार्मोन जो है वो सिक्रीट किए जाते हैं। GH, ACTH, TSH और FSH, LH, प्रोलैक्टिन, इस तरह के हार्मोन इसके एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। तो वही दूसरे भाग के द्वारा ऑक्सीटोसिन और ADH का सिक्रेशन किया जाता है।
मैं बता रही हूँ, रेगुलेट आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, जो जो टर्म्स अपने अंदर आ रही है, जो जो हार्मोन आ रहे हैं, उनको दोबारा से हम बार बार साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई भी टर्म आपकी छूटे नहीं, कोई भी हार्मोन जो है वो आपका छूटे नहीं। गगन वर्मा किया है लिंक सेंड, बिल्कुल वेरी गुड, आपने लिंक सेंड किया तो संख्या भी बढ़ी है। इसी तरह अगर सभी विद्यार्थी लिंक सेंड करें और वीडियो पे आए हैं, वीडियो लाइक करें, तो हौसला बिल्कुल बढ़ता है, आपका बढ़ता है, हमारा बढ़ता है, बच्चे ज्यादा जुड़ते हैं तो पढ़ाने में इंटरेस्ट भी अपने आप क्रिएट होता है। चलिए नेक्स्ट अपने चर्चा कर रहे हैं। बीच में मैंने एक और बताई थी, उसके और नाम लिख देते हैं, लेगरहेस का बाद में लिख देंगे। बीच में मैंने कौन सी बताई, याद आ रही है तो थाइमस बताई थी ना, थाइमस। और फिर नेक्स्ट है वो कौन सी है, लेगरहेस की द्वीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लेगरहेस, लेगरहेस की द्वीपिकाएं, लेगरहेस की द्वीपिकाएं। इस तरह ग्लैंड्स जो है वो हमारे शरीर में सिचुएटेड रहती है। ये इनकी जो है वो संख्या है, आगे और चलेंगे और भी ग्लैंड्स आएंगी, लेकिन अभी अपने इस पे चर्चा कर रहे हैं। और थाइमस के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किया जा रहा है उसको क्या कहा था, थाइमोसिन कहा था। जो थाइमस के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाला हार्मोन है उसको क्या कहा था, थाइमोसिन कहा था। नेक्स्ट, थाइमोसिन का काम क्या था, थाइमोसिन का काम जो है, मैं क्वेश्चन पुट आउट कर रही हूँ आपसे, आंसर दीजिएगा। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन सिक्रीट हो रहा है, रोमा कुमारी कह रही है बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन जो है मेरा ये है कि थाइमस ग्लैंड के द्वारा जो थाइमोसिन एक्सक्रीट किया जाता है, जो थाइमोसिन जो रिलीज किया जाता है, ये थाइमोसिन क्या काम करता है, इसका काम क्या है, वो क्वेश्चन आपसे उठाया गया है। जिस भी विद्यार्थी को आता है आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इससे आगे मैं चर्चा करूंगी, इससे पहले आप आंसर दीजिएगा। लगातार जो है स्टूडेंट की संख्या जो बढ़ रही है, आपके लिंक सेंड करने, लिंक सेंड कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। लेगरहेस की दीपिकाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने क्वेश्चन उठाया, थाइमोसिन के द्वारा क्या काम किया जाता है। थाइमोसिन के द्वारा हृदय के आगे और ट्रेकिया, हार्ट के आगे, ट्रेकिया के पास जो है थाइमस ग्लैंड स्थित होती है। थाइमस ग्लैंड हृदय के आगे, हार्ट के आगे और ट्रेकिया के पास सिचुएटेड होती है। थाइमोसिन इसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसके काम जो क्या होता है, लिम्फोसाइट का एजुकेटर सेंटर, बिल्कुल टी लिम्फोसाइट का एजुकेटर सेंटर कहा जाता है इसको, थाइमस ग्लैंड को। ये पर्सन कंपटीशन के एग्जाम में उठाया गया है कि टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र, टी लिम्फोसाइट का एजुकेटर पॉइंट, प्रशिक्षण केंद्र, एजुकेटर पॉइंट जो है किस हार्मोन को कहा जाता है, थाइमस के थाइमोसिन हार्मोन को टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। ये प्रश्न जो है वो उठाया गया है, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट बनाती है, यानी कि ये क्या बनाती है, ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाने में प्रयासरत रहती है, इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती है। और जो इम्यून सिस्टम टी लिम्फोसाइट, गगन वर्मा बिल्कुल, टी लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम जो क्रिएट करती है, ये इम्यून सिस्टम बच्चों में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा एक्टिव रहता है। इसी कारण जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, इस ग्लैंड का आकार डिक्रीज होने लग जाता है, ग्लैंड का आकार कम होने लग जाता है। और लास्ट में अगर चर्चा करें तो ये ग्लैंड जो होती है बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटी, एक धागे के नुमा रह जाती है, धागे के समय थ्रेड लाइक, फाइबर लाइक रह जाती है थाइमोसिन ग्लैंड। चर्चा समझ में आ रही है आपको, पकड़ पा रहे हो, जो चीज मैं आपको देना चाहती हूँ, जो सिस्टम आपको समझाना चाहती हूँ वो समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट अपनी चर्चा करेंगे लेगरहेस की द्वीपिकाओं पर। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, देखिए चर्चा में थायराइड ग्रंथि थॉमस वोल्टन ने खोज की थी। दो पर्सन यहाँ से आता है, थॉमस वोल्टन, थॉमस वोल्टन ने किसकी खोज की, थायराइड ग्लैंड की। और एक पर्सन आता है पैराथायराइड की, इसकी खोज जो है रेनियार्ड नामक साइंटिस्ट ने की। और वही जो क्वेश्चन आता है लेगरहेस जो दीपिकाएं होती है, इसकी खोज किसने की, लेगरहेस नामक साइंटिस्ट ने की। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, आइलेट्स ऑफ लेगरहेस कहा जाता है, आइलेट्स ऑफ लेगरहेस, यानी कि लेगरहेस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। अगर इसकी स्थिति देखें कहाँ, देखिए ये जो सारी की सारी आइलेट्स है, ये सेल का गुच्छा है। क्या है, सेल का गुच्छा, क्लस्टर ऑफ सेल, सेल्स, बहुत सारी सेल्स है इसके अंदर, सेल्स, बहुत सारी सेल्स इसमें मौजूद है। और ये सेल सारी मिलकर क्या बनाती है, अग्नाशय बनाती है, पैनक्रियाज बनाती है। क्या बनाती है,
अग्नाशय बनाती है, पैनक्रियाज बनाती है। और अग्नाशय पैनक्रियाज जो होता है उसकी स्थिति देखें तो वो कहाँ होता है, हमारे स्टमक के पीछे। स्टमक के पीछे, किसके पीछे, स्टमक के पीछे, स्टमक के पीछे। और जो ग्रहणी होती है ड्यूडेनम, उसके जस्ट पास में यू शेप में जो अग्नाशय होता है वो प्रेजेंट रहता है। पैनक्रियाज जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में दे विल, ठीक है बिल्कुल। तो क्या है, स्टमक के पीछे यू आकार का जो अग्नाशय है पैनक्रियाज जो है वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सेल्स मौजूद रहती है और इन सेल्स को लैगरहैस के आइलेट्स कहा जाता है। इन कोशिकाओं को, इन सेल्स को क्या कहा जाता है, लैगरहैस की आइलेट्स कहा जाता है। क्योंकि इसकी खोज जो है लैगरहैस ने की, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, लैगरहैस की दीपिकाएं कहा जाता है। डिम्पी चौधरी कह रही है पैनक्रियाज के बीटा सेल्स में, बिल्कुल पैनक्रियाज में अल्फा बीटा डेल्टा 3 तरह की सेल्स होती है, उनकी चर्चा अपने करेंगे। संदीप गोदारिया पैनक्रियाज में नहीं होती क्या, बिल्कुल पैनक्रियाज में होती है, वही तो बता रही हूँ मैं। पैनक्रियाज के अंदर जो है ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और इसके अंदर तरह तरह की सेल्स मौजूद रहती है जिसको अल्फा बीटा और डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लैगरहैस की आइलेट्स छोटी छोटी सेल्स है जो किसमें प्रेजेंट रहती है, पैनक्रियाज में प्रेजेंट रहती है। और स्टमक के जस्ट पीछे, स्टमक के जस्ट इस तरह मान सकते हैं बराबर पीछे वाले साइड में यू शेप की जो है पैनक्रियाज वो जो होती है वो स्थित रहती है। और इसकी जो खोज है वो 1869 में की गई। इसकी जो डिस्कवरी हुई वो कौन से सन में हुई, 1869 में, ठीक है। अब देखो इसमें छोटे छोटे लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे लोब्स प्रेजेंट रहेंगे और इन लोब्स में छोटी छोटी अल्फा बीटा और डेल्टा सेल मौजूद रहेगी। ये अल्फा बीटा और डेल्टा सेल तीनों मिलकर जो चीज बनाती है उसको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैगरहैस। लैगरहैस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। समझ में है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 3 तरह की सेल्स मैंने इसके अंदर मौजूद बताई, अल्फा बीटा और तीसरी कौन सी बताई, डेल्टा सेल। अल्फा बीटा और डेल्टा। चलिए चर्चा करते हैं कितना परसेंट भाग अल्फा बनाती है, कितना प्रतिशत भाग इसका बीटा बनाती है, तो कितना परसेंट इसका डेल्टा सेल बनाती है। तीन तरह की सेल है, अल्फा बीटा और डेल्टा। 3 तरह की सेल जो होती है इसके अंदर मौजूद रहती है। अल्फा सेल जो होती है वो क्या बनाती है, 25% भाग जो है इसका क्रिएट करती है। और बीटा सेल वही 60% भाग जो है वो इसका बीटा सेल क्रिएट करती है। तो डेल्टा सेल के द्वारा जो बनता है वो 10 से 15% भाग जो है वो इसके द्वारा बनाया जाता है। अल्फा के द्वारा 25%, बीटा के द्वारा 60 और 10 से 15% भाग जो है किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, डेल्टा सेल के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। संदीप को द्वारा डेल्टा सेल का फंक्शन क्या होता है, तो रुकिए सब चीजें चलेगी, स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। मैं सब चीज पढ़ाने के बाद में डाउट पूछना, एक बार सुनते रहो, सुनने मात्र से बहुत कुछ मिलेगा। जहां मैंने ये डिस्क्राइब किया ना, एक डाउट नहीं रहने दिया बच्चों आप में, तो यहाँ भी कोई डाउट नहीं रहेगा। जितना पढ़ाया जाएगा उतना सफिशिएंट होएगा आपके लिए, किसी एग्जाम को लेकर भी और आपके बीएससी के लेवल को लेकर भी। तो आप उतना सुनने का प्रयास करिए। डेल्टा के बारे में भी मैं बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी, निष्फिक्र रहिए, बने रहिए बस, ठीक है। अल्फा बीटा और डेल्टा 3 तरह की सेल्स जो होती है वो इसके अंदर मौजूद रहती है। अल्फा सेल जो होती है वो क्या करती है, अल्फा सेल ग्लूकागोन का सिक्रीशन करती है। किसका, ग्लूकागोन। मैं हिंदी में लिखूंगी, टर्म सेम ही है क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट जो है वो हिंदी के हैं ज्यादा, लेकिन टर्म्स तो सेम है, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ग्लूकागोन जो है वो अल्फा सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वही बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन सिक्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है, इंसुलिन बीटा सेल के द्वारा और अल्फा सेल के द्वारा क्या सिक्रेट किया जाता है, अल्फा के द्वारा ग्लूकागोन, बीटा के द्वारा इंसुलिन और वहीं डेल्टा के द्वारा सोमेटोस्टेटिन। कौन सा, सोमेटोस्टेटिन। दोबारा से सारे हार्मोन का जिक्र लेकर आऊंगी, बिल्कुल भूलने नहीं दूंगी, सब सिस्टम अपने याद रहेगा। ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल के द्वारा जो होता है
वो सिक्रीट किया जाता है। अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 तरह के सेल बताई और तीनों के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किए जा रहे हैं उनकी चर्चा हमने की है। और इन कोशिकाओं के द्वारा जो खोज की जा रही है, जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, और इसके साथ साथ इसकी जो खोज है वो किम्बल तथा मर्लिन नामक साइंटिस्ट ने की। किसने की? किम्बल तथा मर्लिन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। किसने की अल्फा सेल की खोज? किम्बल तथा मर्लिन। दिखाई दे रहा है सामने? देखने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आ रही? कोई साउंड में दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। किम्बल तथा मर्लिन ने क्या किया? इसकी जो है वो खोज की। किसकी? अल्फा सेल की। नेक्स्ट अपने चर्चा करें तो बीटा सेल की। बीटा सेल जो है इसकी बेटिंग तथा बेस्ट ने इससे इंसुलिन प्राप्त किया। जो इंसुलिन हार्मोन है इसको बेटिंग तथा बेस्ट ने प्राप्त किया। बेटिंग और बेस्ट 2 साइंटिस्ट हैं। इसने क्या किया? ये इंसुलिन जो है वो सबसे पहले प्राप्त किया। और एबल ने क्या किया? इसकी क्रिस्टल, और ये तो इसने प्राप्त किया और एबल ने इसके क्या बनाए? क्रिस्टल के रूप में इसको डिफाइन किया, यानी कि क्रिस्टल प्राप्त किए इसको, और क्रिस्टल के रूप में ये जो इंसुलिन है उसको प्राप्त किया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो है कि सेंगर नामक वैज्ञानिक ने, कौन सा साइंटिस्ट, मैं नाम लिख रही हूँ, गौर कीजिएगा, पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और बीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। सेगर नामक वैज्ञानिक ने इसकी जो स्ट्रक्चर है वो दी और बताया कि इसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो होती है वो इसमें प्रेजेंट रहती है। प्रोटीन स्ट्रक्चर संरचना, यानी कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अमीनो एसिड का नेचर जो होता है ये हार्मोन जो है वो रखता है। प्रोटीन संरचना किसने दी? सेगर ने। इसलिए इसको 1958 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी कि जो खोज महत्वपूर्ण होती है उसको ही क्या किया जाता है? पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। और कीजिएगा, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाला वैज्ञानिक है सेगर नामक साइंटिस्ट। सबसे पहले बात करें अल्फा, बीटा, डेल्टा 3 तरह की सेल जो होती है लैगरहैंस के ग्रुप में मौजूद रहती है। और इन 3 तरह के सेल में सबसे अधिक भाग बनाने वाली सेल जो होती है वो बीटा सेल होती है, जो किसका सिक्रीशन करती है? इंसुलिन। सबसे ज्यादा जिक्र आपने इंसुलिन का ही सुना है, तो सबसे ज्यादा इंसुलिन वाली ही सेल पाई जाएगी। बीटा सेल जो होती है सबसे ज्यादा मौजूद रहती है। 60% भाग जो होता है बीटा सेल से बना हुआ होता है। बेटिंग तथा बेस्ट ने इस इंसुलिन को सबसे पहले प्राप्त किया। बेटिंग तथा बेस्ट नामक साइंटिस्ट ने, बेटिंग और बेस्ट ने सबसे पहले इस इंसुलिन को क्या किया? प्राप्त किया, यानी कि बनाया। सबसे पहले बनने हुए इंसुलिन को देखा और इसकी खोज की, इसके बारे में देखा। तो ये बेटिंग तथा बेस्ट नामक वैज्ञानिक सबसे पहले इसके बारे में बताया, इंसुलिन के बारे में। फिर एबल ने क्या किया? इसकी क्रिस्टल प्राप्त की और सेगर ने इसकी स्ट्रक्चर को समझाया कि ये एमिनो एसिड्स, यानी बहुत सारे आपने पढ़ा एमिनो एसिड्स की पावर n, यानी कि एमिनो एसिड्स बहुत सारी संख्या में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो यही संरचना जो होती है इस हार्मोन की रहती है और इसकी खोज जो है वो सेगर नामक साइंटिस्ट ने की और इस कारण इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। मैम और बाकी का 5% क्या होता है? अरे यही होता है ना, मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल 10 से 15% भाग जो है इसका क्रिएट होता है 60-25, यानी कि एक एक्चुअल रेशो जो है वो मैंने बता दिया। इसके अकॉर्डिंग जो रेशो रहता है, ऐसा नहीं है 25 है तो 27 नहीं हो सकता, नियर अबाउट इसके, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन की बात करें तो ये तीसरा जो हार्मोन है वो डेल्टा सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और ये डेल्टा सेल आकार में सबसे छोटी सेल होती है। आकार में सबसे छोटी, सबसे बड़ी ये और मीडियम साइज की सेल जो होती है वो अल्फा सेल होती है। डेल्टा सबसे छोटे साइज की सेल होती है। इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन का जो है वो सिक्रीशन किया जाता है। किसके द्वारा? इस सेल के द्वारा। इसका कार्य आज भी अज्ञात है सोमेटोस्टेटिन, लेकिन ये माना जाता है कि ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ये करता है इन दोनों के प्रभाव को रोकता है, यानी कि इनहिबिट करता है, निरोधक की तरह। टर्म्स देख लेना, इनहिबिट बोल रही हूँ। इन दोनों का प्रभाव अगर ज्यादा हो जाए तो इसको रोकना है, कम करना है, इसको रेगुलेट करने का काम कहा जा रहा है कि सोमेटोस्टेटिन करता है। सोमेटोस्टेटिन जो है वो ये काम करता है। ये जिक्र जो है मैंने कई दफा
जो पढ़ा है किताबों के अंतर्गत, तो वो यही कहता है ये इनहिबिट का काम करता है सोमेटोस्टेटिन। बाकी इसका वास्तविक कार्य आज भी क्या है, अज्ञात है। जो महत्वपूर्ण हार्मोन रहते हैं वो ग्लूकागोन और दूसरा कौन सा रहता है, इंसुलिन रहता है। किम्बल तथा मर्लिन ने इसकी खोज की, बेटिंग वेस्ट ने इसकी खोज की, और इस तरह जो खोज है वो आपके सामने रहती है। और ये क्या करता है, निरोधक का काम करता है। अब अपने चर्चा करते हैं कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। ग्लूकागोन की चर्चा करेंगे और इंसुलिन की चर्चा करते हैं, दोनों क्या काम करता है। देखिए हमारे जो ग्लाइकोजन है, दिखाई दे रहा है वाली साइड से, ठीक है। ग्लाइकोजन चेंज होती है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होती है किसके अंदर, ग्लाइकोजन चेंज होती है ग्लूकोज में। और ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है तो इसमें जो रोल प्ले करता है वो कौन सा हार्मोन है, ग्लूकागोन। यानी कि ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए ये इसके उल्टा काम करेगा, ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। कौन सा, इंसुलिन। इंसुलिन दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक कोड, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इसके अपोजिट वर्क करता है। ग्लूकागोन जहां ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। संदीप गोदारा मैम, ग्लाइकोजन और इंसुलिन दोनों अपोजिट वर्क नहीं करते क्या, बिल्कुल करते हैं, सुनिएगा, बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं। देख लो, दिखाई दे रहा है आपको। ग्लाइकोजन ने किसको कन्वर्ट किया, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया ग्लूकागोन ने, और ग्लूकोज ने किसको, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया किसने, इंसुलिन ने कन्वर्ट किया। तो ये चीज मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए क्या होएगा। अब मान लीजिए मैं आपको एक जवाब मांगना चाहती हूँ आपसे। मान लीजिए हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए, यहां लिख रही हूं, इंसुलिन बढ़ जाए तो क्या होएगा। इंसुलिन अगर हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाए तो क्या होएगा, चलो घट जाए देख लो, अगर आपके लिए आसान रह रहा है। इंसुलिन अगर घट जाए तो क्या होएगा, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इंसुलिन अगर घट जाएगा तो क्या होएगा, हाइपोग्लाइसीमिया होएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं। डायबिटीज की बात कर रही है डिम्पी चौधरी, बिल्कुल सही कह रही है। इंसुलिन अगर घट जाएगा, देखो इंसुलिन क्या काम कर रहा है, इंसुलिन ग्लूकोज को, यानी कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लाइकोजन में। अब मान लो इंसुलिन कम है तो ग्लूकोज क्या होएगा, ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होएगा, क्योंकि मात्रा कम है, जितना होना है उतना तो हो जाएगा। उसके बाद में अगर मात्रा नहीं मिलेगी तो ये ग्लूकोज क्या है, ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होएगा। अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होएगा तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ने से मूत्र के साथ ग्लूकोज की मात्रा एक्सक्रीट होने लग जाती है, और जिसको सामान्य भाषा में डायबिटीज या क्या कहा जाता है, शुगर कहा जाता है ना। जिसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, डायबिटीज या शुगर कहा जाता है। यानी कि शुगर का जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन अगर कम हो जाए तो कौन सा रोग होता है, शुगर होता है। तो वही बार बार मूत्र लगने, बहुमूत्र रोग, बार बार मूत्र लगने वाली संभावना वो भी क्या गया पैदा हो जाती है। पोलीयूरिया जिसको कहा जाता है, इंग्लिश टर्म अगर इसके लिए इस्तेमाल करोगे तो पोलीयूरिया, बार बार मूत्र लगने जैसी संभावना जो होती है वो पैदा हो जाती है, पोलीयूरिया जो है इसके द्वारा। दूसरा क्या है, बार बार अगर मूत्र लग रहा है तो शरीर में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होएगा। क्या होएगा, डिहाइड्रेशन। संदीप ग्लूकोज की अमाउंट इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज होगी। तो डिहाइड्रेशन जो है वो किसके द्वारा, अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है तो डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं भी जो है वो भी क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। डिहाइड्रेशन जैसी समस्या भी क्या हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से पैदा हो रही है। पकड़ पा रहे हो, सिस्टम समझ में आ रहा है आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत आई, पोलीडाइप्सिया, बिल्कुल मोनो कस्बा बता रही है, पोलीडाइप्सिया इसको निर्जलीकरण वाली डिहाइड्रेशन वाली समस्या को ही कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की हो तो मेरे को बता दीजिए, मैं दोबारा डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है,
अल्फा बीटा डेल्टा 3 तरह की सेल जो होती है लैगरहैंस में मौजूद रहती है और ये तीनों सेल जो होती है विभिन्न प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करती है। डेल्टा सबसे क्या होती है, छोटी सेल होती है, सोमेटोस्टेटिन का काम करती है, सिक्रीशन करती है और ये सोमेटोस्टेटिन इनका जो इफेक्ट है वो कम करने का प्रयास करता है। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो वही इंसुलिन ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इसकी खोज किम्बल तथा मर्लिन ने की और इसकी खोज बेटिंग तथा बेस्ट ने की और इसके क्रिस्टल जो है वो एबल ने प्राप्त किए और इसकी प्रोटीन स्ट्रक्चर की खोज जो है सेगन नामक साइंटिस्ट ने की। इस कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये जो सिस्टम है वो आपको इंसुलिन अग्नाशय से संबंधित, पैनक्रियाज से संबंधित जो इन सिस्टम है आपको सामने मैंने समझाया है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। अगर इंसुलिन अधिक हो जाए तो क्या होगा, इंसुलिन अगर अधिक हो जाए तो ग्लूकोज की मात्रा जो है ब्लड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, धीरे धीरे ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कम हो जाएगी, जिसको कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। जिसको क्या कहा जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। कमेंट देखिए, हाँ बिल्कुल नो प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ग्लूकोज की मात्रा जो है ब्लड के अंदर कम होएगी तो उसको क्या कहा जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दूं, बिल्कुल क्लियर है ना सिस्टम। चलिए ठीक है, मिटा देती हूँ। कौन सी पढ़ी हमने, लैगरहैंस की द्वीपिकाएं पढ़ी, जिसको अग्नाशय के अंतर्गत, पैनक्रियाज के अंतर्गत हमने जोड़कर पढ़ा था। 3 तरह की सेल बताई, अल्फा बीटा और डेल्टा। अल्फा जो होती है वो क्या करती है, वो अल्फा ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, तो वही डेल्टा सेल किसका सिक्रेशन करती है, डेल्टा सेल जो है वो इंसुलिन का, और बीटा सेल क्या करती है, अल्फा करती है ग्लूकागोन का, बीटा करती है इंसुलिन का और डेल्टा सेल करती है सोमेटोस्टेटिन का। ये जो है हमने इस चर्चा के अंतर्गत पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं है किसी के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमने कितने बजे सर आपकी क्लास, ठीक है। नेक्स्ट अपने चर्चा कर लैगरहैंस की द्वीपिकाएं देख ली। नेक्स्ट जो ग्लैंड आएगी अपने, तो वो ग्लैंड आएगी कौन सी, वो आएगी एड्रिनल ग्लैंड का जिक्र कर लेते हैं आपने। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी आएगी, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि हिंदी में लिखूंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि जो है वो अगली ग्रंथि आएगी। तो छोटी सी चर्चा मैं इस पे करूंगी, नेक्स्ट जो है अपने कल की क्लास में देखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो इसकी खोज जो है यूस्टेशियस नामक वैज्ञानिक ने की। खोजकर्ता कौन है, यूस्टेशियस। इसकी खोज जिस साइंटिस्ट ने की उसका नाम है यूस्टेशियस। यूस्टेशियस नामक साइंटिस्ट ने क्या की, इसकी, अच्छा इंग्लिश में लिख देना चाहिए, ठीक है कोई ना, इंग्लिश में लिख देंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड की जो खोज की है वो किसने की, यूस्टेशियस नामक साइंटिस्ट ने की। और ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो 2 भाग रखती है। क्या रखती है, 2 भाग रखती है। एक भाग होता है इसका कोर्टेक्स भाग और वही दूसरा भाग जो होता है वो कौन सा भाग होता है, मेडुला भाग। कोर्टेक्स तथा मेडुला, मैं टर्म्स इंग्लिश की इस्तेमाल कर रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक भाग रहता है कोर्टेक्स भाग में, तो वहीं दूसरा भाग रहता है मेडुला भाग। अब कोर्टेक्स भाग तो मेसोड्रम से बनता है और ये एक्टोड्रम से बनता है। कोर्टेक्स भाग बनता है मेसोड्रम से और ये बनता है एक्टोड्रम से। ये टर्म मैंने पहले ही बताई थी। किसी को एक्टोड्रम मेसोड्रम में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी। मेसोड्रम और ये भाग बनता है एक्टोड्रम से और इन दोनों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पीछे जो मैंने पीयूष ग्रंथि में जिक्र किया था ACTH का, पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किया जा रहा था वो था ACTH, जिसका नाम आ रहा है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। और जो भी ट्रोपिन होता है वो जाकर क्या करता है, दूसरे पे रेगुलेट करता है, दूसरों पे नियंत्रण रखता है। तो ये जाकर इसके कोर्टेक्स भाग को, एडिनोकोर्टिको, तो इस कारण ये कोर्टेक्स भाग को प्रेरित करेगा और कोर्टेक्स से हार्मोन सिक्रीट अगर पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये 2 तरह के हार्मोन जो है वो सिक्रीट करवाएगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड और दूसरा मिनरेलोकोर्टिकल। ग्लूकोकोर्टिकोइड तो वही दूसरा सिक्रीट होएगा वो है
मिनरेलोकोर्टिकोइड। दो तरह के हार्मोन जो है इसके कोर्टेक्स भाग के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड और दूसरा कौन सा रहेगा, मिनरेलोकोर्टिकोइड। ग्लूको जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट यानी कि इसका रिलीजिंग फैक्टर आएगा, रिलीजिंग फैक्टर अगर आ रहा है तो ये दोनों हार्मोन सिक्रीट होंगे। अगर इनहिबिटरी फैक्टर आ रहा है तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो सिक्रीशन है वो क्या होएगा, रोका जाएगा। ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, एड्रिनल ग्लैंड की इतनी चर्चा की हमने, इसका खोजकर्ता यूस्टेशियस है और इसके दो भाग होते हैं, एक तो कोर्टेक्स भाग होता है, दूसरा मेडुला भाग होता है। कोर्टेक्स भाग के द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरेलोकोर्टिकोइड का सिक्रीशन किया जाता है और मेडुला भाग के द्वारा एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन किया जा रहा है। कल मैं डिटेल से बताऊंगी इनके बारे में। इसका सिक्रीशन जो है ये जो बनता है वो मेसोडर्म से बनता है और ये जो बनती है वो भाग क्या बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। इस तरह जो दो भाग होते हैं वो इस ग्लैंड के जो है वो मौजूद रहते हैं। उम्मीद है आपको सब चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्लैंड का जिक्र जो है हमने अपनी क्लास के तौर पर रख लिया है। इससे आगे एड्रिनल को भी पढ़ेंगे, एड्रिनल से आगे जो अंडाशय और जो ग्रंथियां आएंगी एफएसएच और एलएच वाली गोनेडोट्रोपिन, इनका भी हार्मोन का इफेक्ट पढ़ेंगे अपने, और अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे और टेस्टिस के बारे में, ओवेरी और टेस्टिस का जिक्र भी अपने नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। और इस तरह करके हमारी सारी ग्लैंड्स जो है वो इन चैप्टर्स के माध्यम में कंप्लीट हो जाएगी और शीघ्र ही अपनी स्टडी जो है वो हमने नोट्स पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको कोई दिक्कत इस तरह की नहीं रखनी है कि हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा सिस्टम का। तो इस चीज से आप निष्फिक्र रहें। ठीक है, धन्यवाद।